नमस्कार दोस्तों, ये है अमर श्री एकेडमी और आज हम सब पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है ना। ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है जिसमें हम केवल कार्बोहाइड्रेट को कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है उसको हम पढ़ेंगे। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है हम निम्न आधार पे करते हैं। पहला है आपका स्वाद के आधार पे, दूसरा है आपका बंध के आधार पे और तीसरा है आपका आणविक आकार के आधार पे। ठीक है ना। मतलब कि कैसा उसका स्वाद है, उस आधार पे हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को देखेंगे। फिर इसके बाद बंध, बंध कौन सा, ग्लाइकोसाइडिक बंध। ठीक है ना। इसको आप आगे जाके बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोसाइडिक बंध के आधार पे उसको कितने भागों में बांटा गया उसको पढ़ेंगे। इसके बाद आणविक आकार के आधार पे, ठीक है ना, आणविक आधार पे उसे कितने भागों में बांटा गया, हमें इन तीनों के आधार पे इस वीडियो को कंप्लीट करना है। आज हमें केवल वर्गीकरण के बारे में समझना है, इसको हम बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दो ऐसे टॉपिक है जो थोड़ा ज़्यादा डीप पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। इसके बाद जो आपका बाकी के एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया और जो आपका न्यूक्लिक अम्ल हो गया, इसको हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वाद के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वाद के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका शर्करा और दूसरा है आपका अशर्करा। ठीक है ना। शर्करा किसे कहते हैं, यह स्वाद में मीठी, जल में विलेय तथा क्रिस्टलीय ठोस होती है। ठीक है ना। याद रखिएगा, जो शर्करा होती है वह स्वाद में मीठी होती है, जल में घुल जाती है और क्रिस्टलीय ठोस होती है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या है आपके, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। और एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा कार्बोहाइड्रेट है। वहीं अगर हम अशर्करा की बात करें तो जस्ट इसका उलट हो जाएगा, ये स्वादहीन है। ठीक है ना। यह जल में अविलेय है, मतलब जल में नहीं घुलते हैं, तथा कोलाइडी विलयन बनाने वाले होते हैं। ठीक है ना। कोलाइडी विलयन बनाने वाले अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस था और ये क्या था आपका, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसके उदाहरण क्या क्या है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है और आदि, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, जिनका स्वाद मीठा होता है, जो जल में घुल जाते हैं और जो क्रिस्टलीय होते हैं, वो शर्करा कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। वहीं जो स्वादहीन होते हैं, जल में अविलेय होते हैं तथा कोलाइडी विलयन बनाने वाले अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट अशर्करा कहलाते हैं। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या है आपके, शर्करा हैं। वहीं अगर हम स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन की बात करें तो ये क्या है आपका, अशर्करा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका स्वाद के आधार पे था। दूसरा जो है आपका आणविक आधार पे। याद रखिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। हम इसी के आधार पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसी के आधार पे हमें इस पूरे केमिस्ट्री के इस चैप्टर में पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट को। तो आणविक आधार पे तीन भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो हो गया, पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है ना। इसमें सामान्यतया 3 से 7 कार्बन परमाणु होते हैं, जिन्हें ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस कहते हैं। अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोस हो जाएगा, 4 कार्बन है तो टेट्रोस हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंटोस हो जाएगा और 6 कार्बन है तो हेक्सोस हो जाएगा और 7 कार्बन है तो हेप्टोस हो जाएगा। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में क्या लगाते हैं, ओस लगाते हैं। ये हमने पढ़ा था कहाँ पे, अपने पहले वाले पार्ट में, कार्बोहाइड्रेट के नामकरण में। ठीक है ना। कौन कौन से आपके मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, ग्लैक्टोज है, इरिथ्रोस है और आदि है। हमें इसमें जो पढ़ना है, किसको पढ़ना है, हमें यहाँ पे मोस्टली ग्लूकोज को पढ़ना है और इसी के साथ में हमें फ्रैक्टोज को पढ़ना है। बस ये आपके दो इम्पॉर्टेंट है जिन्हें हमें मोनोसैकेराइड में पढ़ना है। वहीं अगर हम डाइसैकेराइड की बात बताएं तो दो मोनोसैकेराइड जब ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाते हैं, डाइसैकेराइड बन जाते हैं। यही यहाँ लिखा हुआ है कि दो मोनोसैकेराइड आपस में बंध बनाकर, कौन सा बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाकर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। अर्थात दो मोनोसैकेराइड मिलके एक डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं।
ये जो बंद ग्लाइकोसाइडिक बंध है इसे हम आगे पढ़ेंगे। इसके उदाहरण क्या क्या है तो याद रखिए, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। मोनोसैकेराइड के उदाहरण कौन है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है ना। और इसके साथ जो डाइसैकेराइड है इसके उदाहरण है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। याद रखिए, इन्हीं से क्या बनता है आपका? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज बनता है। किससे? मोनोसैकेराइड से। वहीं अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात करें तो असंख्य मोनोसैकेराइड जब ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। इन्हें जैव बहुलक या प्राकृतिक बहुलक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए स्टार्च और सेल्यूलोज, ठीक है ना। ये हमने बहुत बार बायो में पढ़ा है, स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो आणविक आधार पे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग हो गया आपका मोनोसैकेराइड हो गया, दूसरा भाग हो गया आपका डाइसैकेराइड और तीसरा भाग आपका हो गया पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इसमें 3 से 7 कार्बन होते हैं, ठीक है। 3 से 7 कार्बन की एक श्रृंखला होती है, तो ये कहलाता है मोनोसैकेराइड कहलाता है। 2 मोनोसैकेराइड जब ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। और अगर बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा तो इसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद इनका एग्जाम्पल जरूर याद रख लीजिएगा। कौन सा एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज जो होता है वह आपका मोनोसैकेराइड है। वहीं माल्टोज, सुक्रोज और जो लैक्टोज है वह डाइसैकेराइड है। वहीं स्टार्च और सेल्यूलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका बंध के आधार पे। तो बंध के आधार पे क्या है? तो कुछ कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे से एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं जिसे ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। यह अधिकतर डाइसैकेराइड में ही पाया जाता है, क्योंकि जो मोनोसैकेराइड होते हैं, जो 2 आपके मोनोसैकेराइड होते हैं, वह अभी हमने पढ़ा कि वह एक बंध बनाते हैं। उस बंध का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या बनाते हैं? बंध बना के डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। तो अधिकतर ये जो आपका बंध वाला बात है अधिकतर कहाँ पे लागू होगा? डाइसैकेराइड में लागू होगा। तो इसमें 2 प्रकार बंध के आधार पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका अपचायक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है आपका अनपचायक डाइसैकेराइड या अनपचायक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। अपचायक डाइसैकेराइड और अनपचायक डाइसैकेराइड। तो अपचायक डाइसैकेराइड को पढ़ते हैं। वे डाइसैकेराइड जिसमें किसी एक मोनोसैकेराइड के कार्बोनिल समूह द्वारा ग्लाइकोसाइडिक बंध नहीं बनाया जाता है। हमने पढ़ा था कार्बोनिल समूह यहाँ पे 2 पाए जाते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। तभी हमने एल्डोज और कीटोस को इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। तो अर्थात एक कार्बोहाइड्रेट की संरचना में कार्बोनिल समूह होगा। कार्बोनिल समूह में कौन हो सकता है? या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है। अगर एल्डिहाइड या कीटोन किसी भी प्रकार के ग्लाइकोसाइडिक बंध नहीं बनाते हैं तो वह आपका अपचायक डाइसैकेराइड कहलाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है? तो लैक्टोज और जो माल्टोज होते हैं ये आपके अपचायक डाइसैकेराइड है। मतलब डाइसैकेराइड तो है लेकिन ये कैसे सैकेराइड है? अपचायक डाइसैकेराइड, क्योंकि इनका जो एल्डिहाइड या कीटोन होता है यह किसी प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बंध नहीं बनाता। वहीं अगर हम अनपचायक डाइसैकेराइड की बात करें तो वे डाइसैकेराइड जिसमें किसी एक मोनोसैकेराइड के कार्बोनिल द्वारा ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं बन रहा है। अनपचायक डाइसैकेराइड कहलाता है, ठीक है ना। जिसे हम कह सकते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या हो गया? आपका अनपचायक डाइसैकेराइड हो गया। तो ये याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका बंध के आधार पे था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। याद रखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अगर स्वाद के आधार पे बात करते हैं तो स्वाद के आधार पे 2 भागों में डिवाइड किया गया, शर्करा और अशर्करा। अगर हम स्वाद की बात करते हैं तो स्वाद के आधार पे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, शर्करा और अशर्करा, ठीक है ना। शर्करा जो स्वाद में मीठी होती है, जल में घुल जाती है और क्रिस्टली ठोस होती है। वहीं जो अशर्करा होता है ये जल में घुलती नहीं है, स्वादहीन होती है और कोलाइडी विलयन देने वाला अक्रिस्टलीय ठोस होता है। वहीं अगर हम आणविकता के आधार पर बात करें तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड,
ठीक है ना। मोनो के अंदर आपका ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, ग्लैक्टोज आ गया। वहीं डाई के अंदर आपका माल्टोज हो गया आपका, है ना, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। वहीं अगर अब पॉलीसैकेराइड की बात करें तो यहाँ पे आपका सेल्यूलोज हो गया आपका, और स्टार्च हो गया। तो ये आपके किसके आधार पे थे, ये आणविकता के आधार पे थे। वहीं पे अगर हम बंध के आधार पे बात करते हैं तो एक आपका हो गया अपचायक और एक आपका हो गया अनपचायक। एक तरह से कह सकते हैं ये डाइसैकेराइड के ही पार्ट हैं। तो जो अपचायक होता है यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बंध नहीं बनता है, मतलब किसी भी कोई एक मोनोसैकेराइड होता है और उसमें जो कार्बोनिल समूह होता है वह ग्लाइकोसाइडिक बंध नहीं बनाता है। तो अर्थात वह कौन सी शर्करा होती है या कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, अपचायक कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर वह ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाता है तो उसे अनपचायक ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। जो हमारा अगला वीडियो होगा ये मोनोसैकेराइड के उदाहरणों का विस्तृत। मोनोसैकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं, ग्लूकोज और एक आपका होगा फ्रक्टोज का, ठीक है ना। तो ग्लूकोज में लगभग 1-2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ग्लूकोज के बारे में बताना पड़ेगा और ग्लूकोज के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताना पड़ेगा। याद रखिए 2023 में और 2024 में लगभग ग्लूकोज के रासायनिक अभिक्रिया से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। सीधा 5 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है। और अगर कुछ त्रुटि महसूस हो रही है, कुछ सुझाव है तो आप हमारे उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप हमारे वीडियो में, धन्यवाद।